हमारे खेत में एक पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ की एक अजीब बात थी, उस पे जितनी भी ब्रांचेज आती थी या तो वो उसी की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती थी, या फिर वो इतनी कमज़ोर होती थी कि हवा के एक झोंके से भी वो टूट जाती थी। तो क्या ये सिर्फ उसी पेड़ के साथ में हो रहा था, या आजकल हमारी फैमिलीज़ में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है? आइए डिस्कस करते हैं। हर बच्चा इस दुनिया में खाली नोटबुक की तरह आता है। उसको अपना फर्स्ट लव ऑफ डेफिनेशन, सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी, ये सब अपने पेरेंट्स से सीखने को मिलता है। क्या हो अगर जिन पेरेंट्स से उसको प्यार मिलना चाहिए उन पेरेंट्स से उसको क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन या इमोशनल मैनिपुलेशन ये सब मिलने लगे? अब एक सवाल, क्या नार्सिसिस्ट के बच्चे भी नार्सिसिस्ट बन जाते हैं, या फिर उनके साथ में इससे भी ज़्यादा बुरा कुछ होता है? आज हम साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, अटैचमेंट थ्योरी और ट्रॉमा रिसर्च की मदद से फैमिली के साइकिल को समझेंगे। हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपको अपनी फैमिली के या लाइफ के कुछ पैटर्न समझ में आने लगे। इसको हम एक परिंदे की कहानी से समझते हैं। एक छोटा सा परिंदा था। जब वो उड़ने की कोशिश करता था तो उसके पेरेंट्स उसको रोक देते थे, उसको बोलते थे कि इतना ऊपर मत उड़ना, अभी तू उस लायक नहीं है। कभी उसको बोलते थे तू तो स्पेशल है, तू तो महान है, तू तो कुछ भी कर सकता है। कभी उसको बोलते थे कि तू मेरे लायक ही नहीं है, तूने तो मेरी बेइज्जती करा दी। तो कभी प्रेज, कभी ह्यूमिलेशन, कभी प्यार, कभी रिजेक्शन, इन सब के चलते हुए परिंदा एक टाइम बाद में कन्फ्यूजन में चला गया। धीरे धीरे उस परिंदे को अब समझ नहीं आया कि असल आइडेंटिटी उसकी क्या है, और यही कन्फ्यूजन आपको नार्सिसिस्टिक फैमिली के अंदर आसानी से देखने को मिल सकता है। अब एक मिथ क्लियर करते हैं, हर स्ट्रिक्ट पेरेंट भी नार्सिसिस्ट नहीं होता और हर गुस्सा करने वाला पेरेंट भी नार्सिसिस्ट नहीं होता। नार्सिसिस्ट के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ग्रैंडियोसिटी, एक्सेसिव नीड ऑफ एडमायरेशन, एंटाइटलमेंट, लैक ऑफ एम्पैथी, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, वैलिडेशन डिपेंडेंसी और सुपीरियरिटी के पीछे फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम। क्लिनिकल लेवल पर जब ये पैटर्न लॉन्ग टर्म तक रिजिड हो जाते हैं तो DSM-5 के अकॉर्डिंग इसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि लगभग 5% पॉपुलेशन इस क्राइटेरिया के अंडर आती है। साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉल्बी की अटैचमेंट थ्योरी के अनुसार जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो सबसे पहले अपने केयर गिवर को समझता है और केयर गिवर के थ्रू वो दुनिया को समझता है। हेल्दी पेरेंटिंग सिखाती है कि आई एम सेफ, आई एम लवेबल एंड माई इमोशंस मैटर। वहीं पर नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग सिखाती है यदि आपको लव चाहिए तो उसके एवज में आपको कुछ करना पड़ेगा, परफेक्ट बनो वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे, अपनी फीलिंग को छुपाओ वरना लोग इसको वीकनेस मानने लगेंगे, और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। अब थोड़ा न्यूरोसाइंस की बात कर लेते हैं। जब बच्चा लॉन्ग टर्म तक क्रोनिक स्ट्रेस में रहता है तो उसका HPA एक्सिस एक्टिव हो जाता है, उससे कोर्टिसोल रिलीज होता है। कोर्टिसोल क्या करता है, एमाइगडाला के ऊपर जो फियर सेंटर होता है उसको हाइपर विजिलेंट कर देता है। उससे क्या होता है, बच्चा हमेशा फियर ऑफ डेंजर के सेंस में रहता है। दूसरा सेंटर होता है ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका काम होता है डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन का। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से ये भी अफेक्ट हो जाता है। तीसरा पार्ट आता है हिप्पोकैम्पस, ये मेमोरी का प्रोसेसिंग सेंटर है। लॉन्ग टर्म ट्रॉमा की वजह से ये भी अफेक्ट हो जाता है। साइकेट्रिस्ट बेसल वैन डेल कॉर्क की रिसर्च के अनुसार उन्होंने बताया कि ट्रॉमा सिर्फ मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, ट्रॉमा नर्वस सिस्टम में भी स्टोर हो सकते हैं। अब हम अपने पहले सवाल पर आते हैं, क्या नार्सिसिस्ट पेरेंट के बच्चे भी नार्सिसिस्ट बन जाते हैं? तो जवाब है कभी हाँ कभी ना। आइए देखते हैं कैसे। कुछ बच्चे सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, पेरेंट्स का साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट एडॉप्ट कर लेते हैं। इन बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका होता है कि वल्नरेबिलिटी डेंजरस है, पावर सेफ्टी है और वैलिडेशन ही सिक्योरिटी है। इसका रिजल्ट क्या होता है, ये बच्चे बड़े होकर के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, ग्रैंडियोसिटी, एंटाइटलमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट और अटेंशन एडिक्शन। ये बच्चे जितना बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं अंदर से उतने ही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। अब एक डेंजरस रोल आता है गोल्डन चाइल्ड। फैमिली का ये वो बच्चा है जिसको स्पेशल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसको बचपन से ही बोला जाता है तुम स्पेशल हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे परफेक्ट हो, तुम सबसे अच्छा काम करते हो, तुम हमारा फैमिली का नाम रोशन करोगे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्यार अनकंडीशनल नहीं होता, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर सक्सेस है तो प्यार है, अगर सक्सेस नहीं है तो रिजेक्शन है।
अब धीरे धीरे बच्चे की आइडेंटिटी बन जाती है, यदि मैं परफॉर्म करूँगा तो मैं एग्जिस्ट करूँगा, यदि मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मैं एग्जिस्ट नहीं कर पाऊँगा। और यही फ्यूचर का नार्सिसिस्टिक ट्रेट बन जाता है, द पीपल प्लीजर। हर बच्चा नार्सिसिस्ट नहीं बनता, कुछ बच्चे ऑपोजिट भी बन जाते हैं। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो इनके अंदर डेवलप हो जाता है पीपल प्लीजिंग, कोडिपेंडेंसी, अप्रूवल सीकिंग, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, एंजियस अटैचमेंट और लो सेल्फ वर्थ। इनके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न क्या बनते हैं कि यदि मैंने सबको खुश रखा तो लोग भी खुश रहेंगे और मुझे अप्रूवल भी मिलता रहेगा। इसका रिजल्ट क्या होता है, एडल्टहुड में ये लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। हर एक रिलेशनशिप में हर जगह पे ये अपने आप को प्रूव करते रहते हैं कि मेरी प्रेजेंस है, मुझे प्यार करो या मुझे अटेंशन दो। और इसी का रिजल्ट होता है कि ये लोग इमोशनली एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। अब फैमिली सिस्टम के सबसे पेनफुल करेक्टर की बात करते हैं। इसको बोलते हैं हम स्कैपगोट चाइल्ड। ये फैमिली का वो बच्चा होता है जिसके ऊपर हर बात का ठीकरा फोड़ दिया जाता है, हर गलती उसकी, हर कंपैरिजन उसका। फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ उसकी वजह से है, उसके करियर की वजह से है। इसका रिजल्ट क्या होता है, रिसर्च कहती है ये लोग एडल्टहुड में क्या डेवलप करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी, इमोशनल डिसरेगुलेशन और आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस। ये बच्चे एडल्टहुड में भी अपने आप को प्रूव करने में लगे होते हैं और बोलते हैं एम इनफ। अब सस्पेंस के फाइनल लेयर की बात कर लेते हैं। नार्सिसिस्टिक पेरेंट की स्टोरी भी यहीं कहीं से शुरू हुई होगी। वो भी कभी किसी ऐसी ही फैमिली का चाइल्ड रहा होगा, उसके भी चाइल्डहुड में उसको सामना करना पड़ा होगा नेग्लेक्शन का, कंडीशनल लव का, क्रिटिसिज्म का, क्रोनिक सेम का। आगे क्या हुआ, इन पेरेंट्स ने अननोइंगली अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न आने वाली जनरेशन में शिफ्ट कर दिए। इसी को हम साइकोलॉजी में बोलते हैं इंटरजनरेशनल ट्रॉमा ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, ट्रॉमा से बनता है डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म से बनती है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी आने वाली जनरेशन को अफेक्ट कर देती है और ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप किसी नार्सिसिस्टिक फैमिली में पैदा हुए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरा जीवन डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप हील हो सकते हो, ब्रेन में न्यूरोप्लास्टी होती है, अटैचमेंट पैटर्न हील हो सकते हैं, ट्रॉमा रिप्रोसेस हो सकता है और हीलिंग थेरेपी इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। सेल्फ अवेयरनेस साइकिल तोड़ सकती है और जब साइकिल टूटती है तो जनरेशन टू जनरेशन हील हो सकती है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि नार्सिसिस्ट पेरेंट के बच्चे सिर्फ नार्सिसिस्ट नहीं बनते हैं, वो नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं, पीपल प्लीजर, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, और वो पूरी लाइफ अपनी आइडेंटिटी को खोजने में भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो आपके साथ में हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं थी, उसमें आपको धकेला गया, लेकिन इस साइकिल को तोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। ये नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि बचपन में मिलने वाला प्यार और वैलिडेशन एडल्टहुड की पर्सनैलिटी को शेप करता है? इस वीडियो को शेयर करिए, हो सकता है किसी को पहली बार समझ में आए कि उसकी फैमिली के पैटर्न्स क्या है और साइकोलॉजी क्या है।